अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। जैसा कि आप सब देख ही रहे हैं, फ्रेम में हमारे साथ कर्नल दानवीर सिंह जी हैं, जिनको हम अक्सर टीवी पे देखते रहते हैं और पाकिस्तान टीवी पे भी देखते हैं और बड़ा अच्छा लगता है उनकी बातें सुनकर। और इंडियन टीवी पे तो जाहिर है कि देखते ही हैं। उसके अलावा सर का एक यूट्यूब चैनल भी है और वहाँ भी हम अक्सर कुछ ना कुछ पॉइंट्स सीखने के लिए उनके चैनल को विजिट करते रहते हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सब सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि पाकिस्तान और भारत दोनों, क्या ये बात हो रही है कि पीस प्रोसेस होना चाहिए? जो बाजवा साहब हैं उनका भी आपने स्टेटमेंट देखा ही है कि उन्होंने कहा है कि पिछली बातें भूल जानी चाहिए, ये सब कुछ। लेकिन ये अचानक से ये चेंज आपको क्यों आता हुआ लग रहा है? क्या सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि क्या पूरी दुनिया, जिसमें भारत भी शामिल है, ये बात समझ ली है कि जंगों से और लड़ाई झगड़े से कोई बात नहीं हो सकती और बैठकर टेबल टॉक होनी चाहिए, पीस प्रोसेस चलना चाहिए, इसलिए कि 4 जंगें तो हमने भी लड़ी और कुछ हासिल नहीं हुआ। और भारत के भी चाइना के साथ भी टेंशन रही, पाकिस्तान के साथ भी टेंशन रही, और भी चीज़ें जो है वो चलती रहती हैं, बाकी जगह भी, अफगानिस्तान हो चाहे आप जिस जगह भी देख लें। तो आपको क्या लग रहा है कि अब दुनिया जो है वो, स्पेशली ये जो कोरोना वायरस आया तो उसके बाद से कुछ बदल गई है या अब कुछ और बात हो सकती है इस बीच में? देखिए, कोरोना वायरस के आने के बाद काफी दुनिया में उठापटक हुई है और इसी कोरोना काल के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से ग्रेट गेम फोकस भी शिफ्ट हुआ है। तो अगर इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन को आपने अगर समझना है तो आपको बिग पिक्चर पे ध्यान देना पड़ेगा और बिग पिक्चर पे ध्यान देने से आपको इलाके की अहमियत के बारे में पता लगेगा, मुल्कों की अहमियत के बारे में पता लगेगा और उस अहमियत की बिना पर इस पूरी बिसात में कौन कैसे मूव कर रहा है, कैसे मूव करवाया जा रहा है, ये आपको समझ में आएगी। देखिए, जब हम बिग पिक्चर की बात करते हैं तो एक टाइम था, 70 का दशक था, 80 का 90 का दशक था, जब फोकस जो था अफगानिस्तान पर था। वॉर अगेंस्ट टेररिज्म जब हुआ तो फोकस, रीफोकस अफगानिस्तान पे हुआ और पिछले 30-40 साल से हमने फोकस अफगानिस्तान के ऊपर देखा और पाकिस्तान एक फ्रंटलाइन मुल्क इसमें से निकल के आया। और अफगानिस्तान से अगर और पुराने दशकों में चले जाएं तो अमेरिका के लिए ये सीटो सेंटो और बगदाद पैक्ट के तहत पाकिस्तान एक बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क था टू काउंटर द एक्सपैंडिंग सोवियत कम्युनिज्म। So basically speaking, from 47 onwards till very recent times, पाकिस्तान की अहमियत एक फ्रंट लाइन मुल्क के तौर पर बहुत अहम थी वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए। लेकिन वो सारी चीजें जो हैं अब बदली होती नजर आ रही हैं, क्योंकि अब जो ग्रेट गेम है वो अफगानिस्तान और सोवियत यूनियन के दायरे से, करेक्शन, रशिया के दायरे से निकलकर अब चाइना और साउथ चाइना सी, इंडिया पैसिफिक की तरफ चला गया है। और अब इस खेल के अंदर फ्रंट लाइन जो मुल्क हैं वो है जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, और इन सब के ऊपर जो आका है, जो बड़ा बिग ब्रदर है, वो अमेरिका है। अब अमेरिका नहीं चाहता कि उसके ये जो 3 एलाइज हैं, क्वाड के जो मेन एलाइज हैं, ये किसी समस्या में, किसी और परेशानी में फंसे रहे, मुलविस रहे। तो अमेरिका का इंटरेस्ट है कि इंडिया को इस प्रॉब्लम से, जो उसकी जो ये टेंशन है वेस्टर्न साइड में, उससे उसको निजात दिलवाई जाए। और इसीलिए मेरा ये मानना है, और मेरा ये बहुत सख्त मानना है कि इस पूरी जो पीस प्रोसेस की जो प्रक्रिया जो चल रही है, इसके अंदर अमेरिका का बहुत सीरियस हाथ है। और उसी की वजह से आज ये सिचुएशन आ गई है कि जनरल बाजवा ये कह रहे हैं कि पुरानी बातें हमें भुला देनी चाहिए। और इसके अंदर एक चाइना फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब चाइना ने ईस्टर्न लद्दाख में जब घुसपैठ करी थी तो एक किस्म से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट में
एक उम्मीद जगी थी कि अब इंडिया को काउंटर हम कर पाएंगे अच्छी तरह। और उसके चलते एक स्कार्डू के अंदर चाइनीज एयरफोर्स के साथ में कोई एक्सरसाइज करी और सिंध में भी करी, और पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भी जिंगजियांग में जाकर एक चाइनीज के साथ में एक्सरसाइज करी, और एक उम्मीद बढ़ी पाकिस्तान के हलकों में कि अब इंडिया को हम काउंटर कर पाएंगे, जो कि हम नहीं कर पा रहे थे। सीज फायर वायलेशंस भी इस दौरान काफी ज्यादा बढ़े और इंडिया पाकिस्तान के बीच में तनातनी भी काफी बढ़ी रही। लेकिन जब चाइना को पाकिस्तान ने पीछे हटते देखा और मजबूर होते देखा, पीछे हटते देखा और हिंदुस्तान के साथ में दोस्ती का हाथ बढ़ाते देखा, तो पाकिस्तान को भी समझ में आ गया कि इस दुनिया में इन लड़ाइयों में कोई किसी का साथ नहीं देता, आपको खुद अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से ये दो फैक्टर हैं, अमेरिकन फैक्टर और चाइनीज फैक्टर, जिसकी वजह से चाइना पाकिस्तान के हृदय में, दिल में परिवर्तन आया है। और यही परिवर्तन आपको बाजवा साहब की बात में नजर आया और इमरान साहब की कोशिशों में भी ये परिवर्तन नजर आया। वो बात और है कि जो चीनी और कपास की जो उम्मीदें बंधी थी पाकिस्तान की तरफ से, वो मुकम्मल नहीं हो पाई। उनके अलग कारण है, उनका एक अलग रीजन है, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इस तरीके का प्रयास हुआ है और देयर इज समथिंग गोइंग ऑन बिहाइंड द कर्टन्स। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ आगे बढ़ना चाहिए पीस प्रोसेस को लेकर, जैसे कि बाजवा साहब ने भी बात की है और भारत से भी काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस आया है। लेकिन कर्नल साहब मुझे बताइए कि जब पहले दो सुपर पावर हुआ करती थी, रशिया भी था और अमेरिका भी था, तब ज़्यादा बैलेंस तरीके से दुनिया चलती थी, जहाँ तक मैंने सुना है। अब ऐसा था कि यहाँ पे हमारे रीजन में बहुत ज़्यादा टेंशन रही है, भारत और पाकिस्तान के बीच में रही है, अफगानिस्तान के साथ रही है, चाइना के साथ रही है भारत की। अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये यहाँ पे जो बात होती है, मैं मतलब वो बता रही हूँ आपको, कुछ लोगों ने कहा कि ये अमेरिका करवाता है ताकि भारत ही सही लेकिन भारत आगे ना बढ़ सके, और अगर ये टेंशन खत्म हो गई कि पाकिस्तान की टेंशन भी नहीं है, किसी की टेंशन नहीं भारत को, तो वो एक इस रीजन में सुपर पावर बन सकता है या चाइना बन सकता है। तो आपको लगता है कि कोई इस तरह की रुकावट डाल रहा है, कोई जान के इस तरह से अमेरिका कर रहा है? देखिए, रुकावट कौन डाल रहा है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन आपका खैर आपका इंटरनेट कनेक्शन शायद ठीक नहीं है, तो आपकी आवाज मेरे को पूरा क्वेश्चन मेरे को समझ में नहीं आया। लेकिन जो मुझे जो भी टुकड़ों टुकड़ों में समझ में आया है वो ये है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रुकावट अमेरिका डाल रहा है या चाइना डाल रहा है। तो मेरे को लगता नहीं है कि इस समय ना अमेरिका डाल रहा है ना चाइना डाल रहा है, दोनों चाह रहे हैं, दोनों के इंटरेस्ट में है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सुलह हो। मैंने आपको ये बताया कि अमेरिका का क्या इंटरेस्ट है और पाकिस्तान को कैसा लगा जब चाइना ने पीछे हटना शुरू किया। लेकिन एक बारी चाइना के इंटरेस्ट की भी बात कर लेते हैं। देखिए, चाइना एक बहुत बड़ा कैपिटलिस्ट कंट्री है, कम्युनिस्ट कंट्री जरूर है, उसका फॉर्म ऑफ गवर्नेंस कम्युनिस्ट है, लेकिन उसकी जो फितरत है वो बड़ी कैपिटलिस्ट है। वो बहुत बड़े व्यापारी लोग हैं, ट्रेडर्स हैं, और वो ऐसी चीजों में फंसना नहीं चाहते। आपको शायद याद होगा कि आखिरी लड़ाई उन्होंने 1979 में वियतनाम के साथ लड़ी। वो लड़ाई लड़ने में विश्वास नहीं रखते हैं, वो डराने धमकाने में विश्वास रखते हैं। उनकी फितरत डराने धमकाने की है, अगर उससे काम नहीं चलता है तो वो लड़ने का मादा नहीं रखते। और उनका फोकस अभी इस समय बेल्ट रोड इनिशिएटिव है। हाल ही में ईरान के साथ में उनके करार हुए हैं, $400 मिलियन 25 साल करार हुआ है, वो भी बेल्ट रोड इनिशिएटिव के तहत है। और जो पाकिस्तान के अंदर जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव आ रहा है गिलगिट बल्तिस्तान से होता हुआ, उसका काफी खामियाजा भुगतना पड़ा चाइनीज को, इंडियन प्रोटेस्ट रहे। और क्योंकि इंडियन उसमें शामिल नहीं है
इसकी वजह से ये जो पूरा सीपीईसी का जो प्रोजेक्ट है, जो बड़ा विजन जो लेके जो चाइना आया था, उसमें उसको नुकसान हो रहा है और ये समझ में आ रहा है। अब वो चाहता है कि सीपीईसी को अफगानिस्तान के थ्रू सेंट्रल एशिया से कनेक्ट किया जाए, लेकिन वो सेंट्रल एशिया को कनेक्ट नहीं कर सकता अब जब तक हिंदुस्तान उसके साथ ना हो। अफगानिस्तान में भी अगर साउथ अफगानिस्तान प्रो पाकिस्तान है बिकॉज ऑफ पश्तून डोमिनेंस एंड तालिबान स्ट्रक्चर, ये याद रहे कि नॉर्थ अफगानिस्तान के अंदर इंडिया के हितैषी बहुत हैं। तो अगर अफगानिस्तान से होकर ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव सेंट्रल एशिया में जाना है तो इंडिया को ऑन बोर्ड लेना ही पड़ेगा चाइना को। तो इसलिए कोई हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि इंडिया अगली मुज़ाकरात जो तुर्की में होने जा रही हैं अफगानिस्तान को लेकर, उसके अंदर इंडिया भी मौजूद होगा। ये पहली बार होगा ये। तो चाइना भी चाह रहा है कि ये इंडिया पाकिस्तान का ये तमाशा ये खत्म हो और ये हम बेल्ट रोड इनिशिएटिव से जो बिजनेस करना चाह रहे हैं, जो तरक्की करना चाह रहे हैं, वो हम तरक्की करें। और चाइना के लिए तरक्की इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाइना एक वाहिद एक मुल्क है दुनिया के अंदर जिसके अंदर सबसे ज्यादा राइटिंग होती है। एक अनुमान के मुताबिक चाइना के अंदर हर साल 1.5 से 2 लाख छोटे मोटे बड़े राइट होते हैं और ये राइट सिविलियंस और उनकी पुलिस के बीच में होते हैं। ये डेवलपमेंट रिलेटेड राइट्स होते हैं और इकोनॉमिक रिलेटेड राइट्स होते हैं ज्यादातर। तो अगर ये जो ग्रोथ सस्टेन नहीं कर पाएगा जिस ग्रोथ रेट से वो चल रहा है चाइना, तो चाइना का इंटरनल सिचुएशन बिगड़ने की बहुत बड़ी एक प्रोस्पेक्ट मंडरा रही है और चाइना अफोर्ड नहीं कर सकता कि उसकी जो ग्रोथ रेट है वो कम हो जाए और उसके मुल्क के अंदर एक अराजकता का ऐसा माहौल हो। तो इस अराजकता को रोकने के लिए उसको डेवलपमेंट चाहिए और उसको डेवलपमेंट के लिए बेल्ट रोड इनिशिएटिव चाहिए और बेल्ट रोड इनिशिएटिव को कामयाब होने के लिए उसको हिंदुस्तान की मदद चाहिए। पाकिस्तान से सीपीसी निकल रहा है लेकिन हिंदुस्तान जब तक उसके अंदर नहीं आएगा तब तक ये सफल नहीं होगा। ये चाइनीज को भी मालूम है, तो ये चाइनीज का इंटरेस्ट है और अब पाकिस्तान को भी समझना पड़ रहा है कि भाई जब बड़े बड़े जो क्या कहते हैं कि जो जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी वाला सीन हो गया है, तो काजी साहब को भी अब मानना पड़ रहा है कि भाई इनमें सुलह हो रही है, बड़े बड़े लोगों में इनके अपने मफाद हैं, तो अब हमें मान लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक। और हम ये चाहते हैं कि लोगों को मान लेना चाहिए और अच्छी चीज की तरफ चलना चाहिए। अब आपको मेरी आवाज ठीक आ रही है कर्नल साहब? आप मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं? हाँ, अभी ठीक आ रही है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि एक मैंने ये क्वेश्चन खैर हमारे साथ एक और पैनलिस्ट आए थे इंडिया से, जर्नलिस्ट, उनसे भी पूछा था लेकिन उन्होंने क्योंकि वीडियो नहीं देखी थी तो वो मुझे कुछ रिप्लाई नहीं कर पाए ठीक से। आपसे मैं पूछना चाहूंगी, हो सकता है आपने देखा हो, एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो काफी वायरल हुआ था 1-2 दिन पहले और उसमें एक फौजी, इंडियन फौजी जो है वो कश्मीर में किसी जर्नलिस्ट को मार रहा है, मतलब लाते मार रहा है, किक्स मार रहा है। तो क्या ये आप क्या समझते हैं कि ये क्या हो रहा था, अगर आपने वो वीडियो देखी हो? और क्या कश्मीर में अभी भी हालात ऐसे ही हैं? वैसे तो खैर कर्नल शैलेंद्र सिंह जी ने भी हमें कुछ वीडियोस भेजी थी और वहाँ वो देखकर तो ऐसा लग रहा था कि काफी अमन है और पीसफुली सब लोग रह रहे हैं और सिचुएशन काफी बेहतर लग रही थी। लेकिन दूसरी तरफ जब हम ये वीडियो देखते हैं तो ये कुछ और कहानी बताती है। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये वीडियो बिल्कुल एक कहानी अलग बताती है और अच्छी कहानी नहीं बताती है। इंडिया का ये पुलिस वाला है, क्योंकि हमारे यहाँ पे फौज खाकी वर्दी नहीं पहनती है, खाकी वर्दी वाला था, पुलिस वाला था, जो कि सहाफी हैं उनको रोकने की कोशिश कर रहा था। और ये क्यों कर रहा था? क्योंकि ये जो सहाफी थे ये कॉर्डन को तोड़कर, और जब आगे एक ऑपरेशन चल रहा था, टेररिस्ट के साथ में एनकाउंटर चल रहा था पुलवामा में, वो उसके नजदीक जाके तस्वीरें उतारना चाहते थे, उनको रोका जा रहा था, रुक नहीं रहे थे और इस पुलिस वाले ने इस तरीके की कार्रवाई करी जिसका ये वीडियो वायरल हुआ। तो ये बड़े दुख की बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये हाई हेडेडनेस दिखाता है पुलिस कर्मियों का या सिक्योरिटी फोर्सेस का, और इंडिया जैसी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए बिल्कुल भी माकूल नहीं है, अच्छा नहीं है और ये अच्छे सिग्नल्स नहीं देता है।
जहां तक कश्मीर का सवाल है, कश्मीर एक बहुत बड़ा इलाका है। अनफॉर्चुनेटली सब लोग उस पूरे इलाके को कश्मीर कहते हैं, जबकि कश्मीर एक बहुत छोटा सा इलाका है। इस पूरे ज्योग्राफिकल और जो पॉलिटिकल मैप जो कश्मीर का जो हम ड्रॉ करते हैं, उसके अंदर जो कश्मीर पर से है वो बहुत छोटा सा इलाका है। और इस कश्मीर के अंदर जिसमें 20-22 डिस्ट्रिक्ट हैं, इस कश्मीर के अंदर जो साउथ के डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर सेपरेटिज्म है। और इंटरेस्टिंगली जो ये कश्मीर का जो इलाका है, अगेन ये क्लियर करना बहुत जरूरी है बार बार, कि पूरा जो आप नक्शा देखते हैं जम्मू और कश्मीर का, वो पूरा कश्मीर नहीं है। कश्मीर उसका मात्र 5 से 10% इलाका कश्मीर है, जहां पे ये तनाजा चल रहा है, जहां की ये तस्वीरें हैं। ये बहुत बड़ा इलाका है, इसमें गिलगिट है, इसमें बल्तिस्तान है, जो पुराने वाला जो मैप है रियासत जम्मू कश्मीर का, उसके अंदर लद्दाख है, कारगिल का इलाका है, फिर कश्मीर की घाटी है, फिर पुंछ, रजौरी, कोटली, नौशहरा का इलाका है, मीरपुर का इलाका है। तो ये बहुत सारे इलाके हैं। सब इलाकों की जुमा अलग है, रहन सहन, खान पान और जो देखने में लोग अलग अलग किस्म के लगते हैं। ये बहुत ही मल्टी एथनिक ज्योग्राफिकल एरिया है। और जिस इलाके की हम बात करते हैं, जिसकी जो तस्वीरें चलती हैं, जहां पर ये वायलेंस चलता है, ये बहुत छोटा सा इलाका है। और इस छोटे से इलाके के अंदर एक तबका जरूर है जो सेपरेटिस्ट है, जो अपने आप को जो आजादी की बात करता है, ये एक तबका है। मेरे हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है कि 20% इस तरीके के लोग अभी भी मौजूद हैं जो आजादी के सपने लेके बैठे हुए हैं, और फिर पाकिस्तान के भी सपने लेके बैठे हुए हैं। वो भी ऐसे मेरे ख्याल से 2 से 5% लोग होंगे। तो ये तकरीबन 25% लोग हैं जिनकी वजह से वहां पर ये वायलेंस चलता है कश्मीर में। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो तकरीबन 75 से 80 या और कह लें कि 70 से 80 के बीच में ऐसी पॉपुलेशन है जो कि रिकंसाइल कर चुकी है, जो कि किसी भी हालत में ये वायलेंस को खत्म होता देखना चाहती है, प्रयास भी कर रही है, कोशिश भी कर रही है। तो ये एक सिचुएशन है वादी कश्मीर की। और जैसा कि एक बार और आपके प्रोग्राम में शायद मैंने आप ही को बताया था, अगर मेरे को याद हो, कि रजौरी, पुंछ और ये यहाँ के लोग बिल्कुल कतई नहीं चाहते कि कश्मीर एक इंडिपेंडेंट एंटिटी बन जाए या पाकिस्तान की तरफ चले जाए, बिकॉज उनको लगता है कि उनकी जो एथनिसिटी है वो कहीं ना कहीं खतरे में आ जाएगी और वो गुम जाएगी अगर ऐसा होगा तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है। बहरहाल आपका सवाल था कि ये पुलिस वाला जब ये इस तरीके की कार्रवाई कर रहा है तो आपके क्या विचार है। तो मैंने जैसा बताया कि बड़े दुख की बात है, और शैलेंद्र सिंह के वीडियोस को देख के आपने जैसा कहा कि वहां पे जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल मामूल है, तो इसीलिए मैंने ये परसेंटेज में बांट के आपको बताने की कोशिश करी कि कितने लोग किस तरफ खड़े हैं और क्या सही पस मंजर है। तो मुझे ये बताइए कर्नल साहब, क्या वैसे तो वक्त के साथ साथ बहुत चीजें बदल जाती हैं। जो चीजें हम लोग पिछले 70-72 सालों से लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जरूरी नहीं कि वही चीजें आगे चलती रहे हैं। कहीं ना कहीं जाकर कुछ ना कुछ चेंज आता है और उस चेंज को एक्सेप्ट करना पड़ता है। क्या ऐसा मुमकिन है आपके ख्याल से? क्या ये पॉसिबल है कि जो कश्मीर का हिस्सा भारत की तरफ हो वो भारत की तरफ ही रहे, और जो पाकिस्तान की तरफ है उधर वो पाकिस्तान की तरफ रहना है? ये चीजें, ये दोनों कंट्रीज जो है वो एक्सेप्ट कर लें, मान लें, और ताकि लोग सुकून से रह सकें, बजाय इसके कि हम वो कश्मीर ले लेंगे और वहां से कहा जाए कि हम यहाँ से कश्मीर ले लेंगे। इस चीज को कहीं ना कहीं खत्म किया जाए और फिर आगे बढ़ा जाए। देखिए, बिल्कुल सही बात है आपकी। इसमें दो पहलू हैं। एक तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इंडिया की तरफ से बात करी जाए तो हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू और कश्मीर को क्या हम उस पर मिलिटरीली कब्जा कर सकते हैं? इसका जवाब है नहीं। इसको हम नहीं कब्जा कर सकते हैं। उसका कारण यह है कि पाकिस्तान मिलिट्री एक प्रोफेशनल मिलिट्री है और इलाका ये पूरा पहाड़ी है। इसके अंदर मिलिट्री ऑपरेशंस करने बहुत बहुत मुश्किल होंगे। और यहाँ पर मिलिट्री ऑपरेशंस करने का मतलब है कि फुल स्केल वॉर,
और वॉर के क्या नताइज होंगे ये हम सबको मालूम। तो पीओके के ऊपर कब्जा करने वाली जो बातें हैं ये मेरे ख्याल से इम्प्रैक्टिकल बातें हैं। और वहीं अगर पाकिस्तान को लगता है कि वो ये तहरीक को हवा देकर और हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलकर टू नेशन थ्योरी के ऊपर अभी भी चलते हुए और वो कश्मीर को हथिया लेगा, तो ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर पाकिस्तान 90 के दशक में ये काम नहीं कर पाया तो अब नहीं कर पाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ 90 के दशक का वो दशक था, हम लोग कहते थे कि हर पत्थर के नीचे एक AK-47 थी और हर सेब के दरख्त के पीछे एक आतंकवादी था। मतलब कि ये हालत थी कि आप दोपहर का खाना खा रहे हैं, बोर हो रहे हैं, चलो यार एक आधा मार के ले आते हैं। शिकार ऐसे जैसे खरगोश का शिकार होता था, इस तरीके से खरगोश का शिकार किया जाता था। इतना बड़े पैमाने पर हथियार जो है सरहद पार से आया। आज की स्थिति ऐसी नहीं है, इक्का दुक्का एनकाउंटर होते हैं और पाकिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन ना के बराबर है। लोकल रिक्रूटमेंट पे काफी जोर दिया ISI ने और उसमें वो सफल भी हुई है। तो अभी जो एनकाउंटर्स चल रहे हैं वो लोकल चल रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर पाकिस्तान अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ तो अब तो सक्सेसफुल होने का सवाल नहीं पैदा होता, क्योंकि लोगों की सोच में भी फर्क पड़ गया है। लोगों की सोच में बहुत फर्क पड़ गया है। आरजू, जब मैं कश्मीर में था और जब हालात बहुत इस तरीके के थे, तब मेरे को याद है कि पाकिस्तान के परवाने बहुत ज्यादा थे। तकरीबन अगर आज 2 से 5% है तो उस समय शायद 20 से 25% जो जनता थी वो पाकिस्तान का सपना लिया करती थी। और आजादी के सपने मेरे ख्याल से शायद कश्मीर घाटी के अंदर बहुत बड़ी संख्या में लोग लिया करते थे। तो वो सब चीजें बदली हो गई हैं, लोगों को रियलिटी समझ में आ गई है। और ये इंटरनेट की वजह से लोगों ने पाकिस्तान के अंदर हालात देखे हैं। लोगों ने ये देखा है कि पाकिस्तान की फौज बलूचियों के साथ क्या सा व्यवहार कर रही है। इंटरनेट के जरिए लोगों ने देखा है कि अपने पठानों के साथ में उसका क्या व्यवहार रवैया है, सिंधियों के साथ में क्या रवैया है, पाकिस्तान के अंदर क्या हालात हैं, तो वो लोगों को अब नजर आ रहे हैं। तो अभी बहुत सारा जो माइंड है वो शिफ्ट हुआ है लोगों में। तो अब पाकिस्तान भी इस तरीके के सपने नहीं पाल सकता है। तो अब सवाल ये खड़ा हो सकता है कि ना पाकिस्तान ये वाले कश्मीर को हथिया सकता है, ना हम उधर के कश्मीर को हथिया सकते हैं। तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता आरजू बिल्कुल प्रैक्टिकल वही है जो आप सोच रही हैं और जो मैं इसकी बात कई बार कर चुका हूं कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है हमें इसी को ही बॉर्डर मान लेना चाहिए और दोनों तरफ के लोगों के बीच में बॉर्डर खोल भी देना चाहिए और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पीपल टू पीपल कांटेक्ट शुरू भी करना चाहिए। और हमें 1965 से पहले वाले जो हालात थे उनको बहाल कर देना चाहिए। 1965 से पहले पाकिस्तान ने जो हमला किया उसके बाद से जो दीवारें बनी हैं वो बहुत ही जबरदस्त बन गई हैं। वो दीवारें तोड़ के हमें 1965 से पहले की स्थिति में जाना चाहिए, जिसके अंदर लोग एक दूसरे के मुल्क में आसानी से जाया करते थे, एक दूसरे के मुल्क के न्यूज़पेपर एक दूसरे के शहरों में मिला करते थे, एक दूसरे के जो बिजनेसमैन थे वो दूसरे के मुल्क के अंदर बिजनेस कर सकते थे, इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। और पॉपुलेशन भी कितने सारे लोग हैं जो पाकिस्तान 1947 के बाद माइग्रेट करे, कितने सारे लोग हैं जो पाकिस्तान से इंडिया वापस माइग्रेट करे। एक बहुत बड़ा उदाहरण इंडिया के जो अभी एक मिनिस्टर रहे MJ अकबर का है। वो पाकिस्तान चले गए 60s में और उन लोगों को वो पाकिस्तान पसंद नहीं आया, उनकी फैमिली को। तो MJ अकबर साहब की पूरी फैमिली पाकिस्तान से वापस इंडिया आ गई। तो इस तरीके की कार्रवाइयां भी हुई हैं और ऐसी बहुत सारी फैमिलीज हैं जो इंडिया से पाकिस्तान गई और उनको वहां पे अच्छा नहीं लगा और वो वापस आ गई। तो हमें उसी तरीके की एक सिचुएशन को डेवलप करना पड़ेगा, एतमाद एक दूसरे के अंदर इतना बढ़ाना पड़ेगा। और ये जो सारा जो मसला है ये कश्मीर में एज अ गुड इंडियन ये दहशतगर्दी का मसला है और इस दहशतगर्दी के मसले से जो एक दूसरे के अंदर सस्पिशन है इसको खत्म करना चाहिए हमें और दोनों मुल्कों को अब रिश्ते जो है नॉर्मल की तरफ बढ़ाने चाहिए। ऐसा मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग मानना है और मेरे को लग रहा है कि शायद इस तरफ काम भी हो रहा है।
लेकिन कर्नल साहब, हमने ये भी देखा कि यहाँ से ट्रेड की बात होती है और फिर पाकिस्तान ही जो है उस पे पीछे की तरफ हट जाता है और वो कह दिया जाता है कि जी नहीं हो सकती। इसी तरह से भारत में भी कुछ आवाजें, चाहे बहुत कम है, लेकिन हमने कुछ आवाजें सुनी जो ये कहती हैं कि पाकिस्तान के साथ कोई रिलेशन नहीं हो सकता, पाकिस्तान के साथ कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता। इस तरह की नेगेटिव चीजें जब तक चल रही हैं, तो ये चीज आगे कैसे बढ़ेगी और क्या इन लोगों को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, इन आवाजों को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए? देखिए आरजू, इसके अंदर दो चीजें हैं। आपके सवाल में दो चीजें हैं। एक एक सवाल आपका है कि पाकिस्तान ने पहले ट्रेड की बात करी, बेसिकली आप शुगर और कॉटन की कर रही हैं, और फिर उसको रिट्रैक्ट कर दिया गया। और दूसरा सवाल है कि इंडिया की तरफ से भी इस तरीके की आवाजें उठ रही हैं। तो पहले बात करते हैं इंडिया की तरफ से जो आवाजें उठ रही हैं उनके कारण क्या है। देखिए, जब भी कभी इंडिया ने पाकिस्तान के साथ में दोस्ती करी है, इंडिया को बड़ा धोखा मिला है। और ये खेल 1971 में ईस्ट बांग्लादेश में, ईस्ट पाकिस्तान में इतना जबरदस्त ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो गया कि इंडिया के अंदर करोड़ों करोड़ों की संख्या में बांग्लादेशी मुसलमान आके यहाँ रेफ्यूजी बने। हमारे लिए एक लॉ एंड ऑर्डर और इकोनॉमिक क्राइसिस हो गई, जिसकी वजह से हमें करेक्शन लड़ाई में उतरना पड़ा। हमारे एयरक्राफ्ट भी हाईजैक हुए। इंडियन एयरलाइंस का एक एयरक्राफ्ट हाईजैक हुआ, लाहौर आया, वो भी पाकिस्तान की देन था। और वगैरह वगैरह इस तरीके की कार्रवाइयां चलती रही। फिर बांग्लादेश का बदला लेने के लिए उन्होंने पंजाब के अंदर इंसर्जेंसी करवाई। जियाउल हक के पॉलिसी थी ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। और फिर कश्मीर के अंदर भी ये तमाशा हुआ, हजारों हजारों लोगों ने अपनी जान जो है कुर्बान कर दी। तो ये जो हमारा जो रिश्ता रहा है पाकिस्तान के साथ, उसके चलते इस तरीके की आवाजें उठना लाजमी है आरजू। और दिल दिल में मेरे को भी कई बारी एप्रीहेंशन रहता है कि यार इतनी ज्यादा दोस्ती हम कर लें और कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पीठ में फिर से छुरा भोंक दिया जाए। वाजपेयी और नवाज शरीफ की बात, बस यात्रा और फिर कारगिल, ये हमको बहुत अच्छी तरह याद है। तो इस चीज से हमें डर लगता है, और ये डर लगना हमें आजादी के 10 दिन के बाद ही शुरू हो गया था, जब कश्मीर को हथियाने के लिए जो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, राजा जो कश्मीर का था उसने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट इंडिया के साथ भी किया था और पाकिस्तान के साथ भी किया था। जिन्ना साहब ने अपनी फौज को प्राइम मिनिस्टर को लूप में ना रखते हुए आदेश दिया कि आप जो है कश्मीर को जबरन हथियाने की तैयारी कर लें और कर दें। तो उन्होंने कबायली हमला जो है वो पूरा कोलाहा में उनका सारे ट्राइबल्स को इकट्ठा किया और वहां से कोलाहा से ये लड़ाई उन्होंने कश्मीर के अंदर शुरू करवा दी। तो ये वहां से जो हमारे जो डिस्ट्रस्ट है वो चला आ रहा है। और मेरे को लगता है कि अगर आप इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में जाएंगी तो इंडिया और पाकिस्तान की जो उत्पत्ति है और इंडिया पाकिस्तान का जो क्रिएशन है वो नफरत की बिना पर हुआ है। वो प्यार मोहब्बत की बिना पर या और किसी बिना पर नहीं हुआ है। जिन्ना साहब ने आजादी अंग्रेजों से नहीं ली है। जिन्ना साहब ने अपनी अलहदगी हिंदू मेजॉरिटी से ली है। एक भी बार कोई भी मुस्लिम लीग का कोई भी लीडर ब्रिटिश जेल में नहीं गया कि वो अंग्रेजों की मुखालफत करते हुए वो गया। वो उनकी सारी मुखालफत हिंदुओं की थी। और उसके बाद में पार्टीशन हुआ और जो पहले राइट हुए वो मुस्लिम ने हिंदूज के ऊपर करे। तो कहानी वहां से शुरू होती है और वो कहानी अभी तक वो चल रही है। अभी भी लोगों की जो हिस्टोरिकल मेमोरीज हैं वो इतनी स्ट्रांग है कि उसकी वजह से इस तरीके की बातें होती हैं कि यार पाकिस्तान से हमें कोई बातचीत नहीं करनी चाहिए, हमारी कोई मजबूरी नहीं है, पाकिस्तान हो ना हो हमें क्या लेना देना, हम क्यों उससे बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि हमें कभी वहां से सुकून आया ही नहीं। अब ये तो रही बात एक, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था एज फार एज जो आपकी बात हुई कि इंडिया से इस तरीके की बातें आती हैं। अब दूसरी जो एस्पेक्ट है वो है कि पाकिस्तान के अंदर एक दिन बात होती है कि हम ट्रेड करेंगे और दूसरे दिन हम रिट्रैक्ट कर जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान के अंदर एक डीप स्टेट है और डीप स्टेट के अंदर भी एक डीप स्टेट है, डीपर स्टेट है। जब जनरल बाजवा, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये कहता है कि हम पुरानी बातें हमें भुला देनी चाहिए, तो अचानक से हमें यू टर्न लेना पड़ जाता है और
पुरानी बात के ऊपर ही यू टर्न लेना पड़ता है कि भाई 5 अगस्त 2019 को जो आर्टिकल 370 का एप्रोगेशन हुआ था, जब तक वो बहाल नहीं होगा तब तक हम ये बातचीत नहीं करेंगे, हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो भाई आप ये नहीं बुला पा रहे, जबकि आर्टिकल 370 पाकिस्तान के कहने से नहीं हमने अपने आइन में डाला था, ये हमने खुद ही ने अपने आप ही अपने आइन में डाला था। पाकिस्तान ने इसकी कभी तस्दीक नहीं करी, लेकिन जब हमने उसको हटा दिया तो पाकिस्तान ने इसको अपनी छाती पे लगाकर पीटना और रोना शुरू कर दिया। जैसे कि पाकिस्तान की तरफ से ड्राफ्ट आया था शुरू में और पाकिस्तान ने हमें जोर जबरदस्ती से ये करवाया था, ऐसा नहीं है। हमने ही अपनी तरफ से इसको लागू किया था अपने ऊपर और टेम्परेरी शर्त का इस्तेमाल किया था, और हमें जब लगा कि इसकी यूटिलिटी खत्म हो गई है, इसको हमने इसको निकाल दिया। लेकिन इसका बहाना बनाकर आप हिंदुस्तान के साथ ट्रेड ना करें और जनरल बाजवा के कहने को भी टाल दिया, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी स्ट्रॉन्ग कुव्वतें हैं पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट के अंदर, जो कि एक आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर को भी साइडलाइन करने पर मजबूर कर देती हैं। तो इस चीज को भी ध्यान में रखना पड़ेगा जब हम इंडिया पाकिस्तान की बात करते हैं। तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर हो सकता है कि भारत की तरफ से भी कोई ऐसी बात हुई हो जिससे पाकिस्तान को का ट्रस्ट जो है भारत से वो भी कम हो गया हो, और ऐसा मैं नहीं समझती कि जैसे ताली एक हाथ से नहीं बजती, हो सकता है कम हुआ हो, लेकिन फिर भी ये लास्ट में बस मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि टेररिज्म की बात करता है भारत भी करता है, और जगह भी FATF में भी इसी वजह से पाकिस्तान का नाम है। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान, जैसे कि अभी आप जानते ही हैं कि ग्रे लिस्ट में है, आप क्या एडवाइस करेंगे कि पाकिस्तान इस पे कैसे काबू पाए, क्योंकि जाहिर है स्टेट ये नहीं कर रही, नॉन स्टेट एक्टर्स कर रहे हैं या कोई भी कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा, गवर्नमेंट ने इनकार किया है इस बात से, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो, हो सकता है मैं गलत भी हो सकती हूँ, कि गवर्नमेंट इस चीज को काबू में नहीं कर पा रही उस तरह से जैसे करना चाहिए। तो एज अ सोल्जर, एज अ इंडियन, एज अ नेबर, आप क्या एडवाइस करेंगे कि पाकिस्तान किस तरह से इस चीज को कंट्रोल करे? देखिए, एज ए नेबर, एज एन इंडियन, एज ए सोल्जर, जब पाकिस्तानी इस तरीके का सवाल मेरे को डालते हैं तो मेरे को बड़े इनोसेंट और बड़े ही सिंपल से लगते हैं। लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि पूरी दुनिया पागल नहीं है। पूरी दुनिया ये चीज समझती है कि पाकिस्तान का एस्टैब्लिशमेंट किस तरीके से ये जो सो कॉल्ड नॉन स्टेट एक्टर्स जिसकी बात वो करते हैं, उनको एक स्ट्रेटेजिक टूल के तहत इस्तेमाल करता है। आप मेरे को एक वाकया बता दीजिए जिसमें पाकिस्तान की फौज ने तालिबानों को के साथ उनका एनकाउंटर हुआ हो और तालिबान मारे हो। आप एक मेरे को मिसाल दे दीजिए कि लश्कर ए तोयबा, जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों को पाकिस्तान की फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पे उनको मार के गिराया हो क्योंकि वो हिंदुस्तान में घुसने की कोशिश कर रहे थे। आप एक भी मिसाल नहीं दे सकते। तो ये कहना कि ये नॉन स्टेट एक्टर है, मैं इस नैरेटिव को बिल्कुल नहीं मानता हूं। एंड एज अ गुड इंडियन, एज अ गुड सोल्जर एंड एज अ गुड नेबर टू पाकिस्तान, आई एम ऑफ फर्म ओपिनियन कि ये पाकिस्तान के ही स्टेट एलिमेंट्स हैं, और पाकिस्तान इस बात को माने ना माने, कितना भी छुपाने की कोशिश करे, बट वर्ल्ड नोज इट। दुनिया बेवकूफ नहीं है मैडम, आज के जमाने में सबको हर चीज मालूम है, और इसीलिए पाकिस्तान अभी ग्रे लिस्ट में है। पाकिस्तान को अगर ग्रे लिस्ट से निकलना है तो पाकिस्तान को जितने भी ये मरकज हैं, जितने भी ये ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको खत्म करना पड़ेगा। जितने भी ये टेररिस्ट हैं, इनको रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने उनको दो ही चीजें सिखाई हैं। उनको आपने मदरसे में कुरान का मिस इंटरप्रिटेशन सिखाया है, और उस मिस इंटरप्रिटेशन के चलते आपने उसको बंदूक उठाना सिखाई है, और उस बंदूक के जरिए आपने उसको काफिरों को मारना सिखाया है। और हिंदुस्तान वो एक काफिर मुल्क है जिसके ऊपर फतह करनी बहुत जरूरी है आप लोगों के नैरेटिव के हिसाब से। तो ये जो पूरा जो नैरेटिव जो बिल्ड हुआ है इतने सालों से, इसको धीरे धीरे आपको खत्म करना पड़ेगा, और आपको अपनी पब्लिक को भी ये समझाना पड़ेगा। सबसे पहले कबूल करना पड़ेगा कि हम गलत थे। जब आप ये कबूल कर लेंगे कि हम ये गलत थे, तब आप इस चीज को करेक्शन करने के लायक होंगे। जब तक आप इस चीज को कबूल नहीं करेंगे, जब तक आप इस चीज के ऊपर टाल मटोल करते रहेंगे और आप उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते रहेंगे, तो
आप कभी भी इस दलदल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। और आरजू, ऐसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप इस चीज को नहीं कंट्रोल करेंगे तो इसमें हम लोगों का जो नुकसान होगा वो तो होगा ही होगा, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान आप लोगों का होगा, आम रियाया को होगा, पाकिस्तान के वो लोग, इनोसेंट लोगों का होगा जिनको इतनी शायद नॉलेज नहीं है। वो जो भी लोग, जो भी इस्टेब्लिशमेंट, जो भी तर्जिया कर देता है उसको वो सही मान लेते हैं। तो ये एक बदलाव आपको लाना पड़ेगा बुनियादी तौर पर, ये मेरा मानना है। नहीं, बिल्कुल मैं आपसे एग्री करती हूँ। पाकिस्तान को ये बदलाव लाना पड़ेगा और इस चीज को सबसे पहले मानना पड़ेगा कि ये सब कुछ गलत हो रहा है। यहाँ पे जिस तरह से मेजॉरिटी जो मदरसे हैं वहां पे गलत सिखाया पढ़ाया जा रहा है। जब तक पाकिस्तान इस चीज को मानेगा नहीं तो फिर वो ठीक करने की पोजीशन में नहीं आएगा और यही कुछ फेस करता रहेगा। थैंक यू सो मच कर्नल दानवीर कि आपने आज ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। वेलकम मैम, थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू।